बनारस एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ से निकलते समय मुझे हमेशा लगता है कि मैंने वापसी का रिजर्वेशन क्यों कर लिया। ये शहर अद्भुत है जो आपको खींचता है, आपको बांधता है, आपको रोके रखता है। इस शहर की तासीर ऐसी है, क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं है, मेरा कोई परिचित नहीं है, मैं BHU का पढ़ा नहीं हूँ, बनारस की गलियों में घूमा नहीं हूँ, भांग खाता नहीं हूँ, शिव जी का भक्त हूँ, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल शिव शिव ही कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या है जो आपको बांधता है? तो मुझे लगा कि बनारस की मस्ती, बनारस का औघड़पन और बनारस का ठाठ, ये आपको रोक के रखता है। और इसलिए कभी फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी के परिचित हैं कि नहीं, या कोई आपका परिचित है कि नहीं, आप किसी को जानते हैं कि नहीं, कोई आपको जानता है कि नहीं। आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब मैं पहली बार बनारस गया, और बहुत साल पहले नहीं गया, ये बात होगी 2008 या 9 की, जब मैं पहली बार बनारस गया, तो गंगा आरती के समय हमारे जो स्थानीय हमारे जो मित्र थे, उन्होंने कहा कि गंगा आरती होगी, और चूँकि मैं एक विश्वविद्यालय का कुलपति होता था, इसलिए उन्होंने आपके हाथों आरती करवाई जाए वगैरह, वो सब हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलें भाई साहब। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ लेते हैं, थोड़ी देर बैठ लेते हैं। उसके बाद फिर कहा चलें भाई साहब। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ लेते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछना बंद कर दिया, चलें भाई साहब। तो गंगा आरती होती थी 7 बजे करीब। थोड़ी देर बाद जब मेरी तंद्रा भंग हुई, तो मुझे लगा मैं कहाँ हूँ, आसपास जो थे वो कोई दिख नहीं रहे हैं। तो पता पड़ा पीछे बैठे। तो मैंने पूछा उनसे कि कितने बज गए, कि घड़ी में पहनता नहीं, तो कितने बज गए? भाई साहब 9:30 हो रहा है, 2.5 घंटे आप बैठे हैं, पता ही नहीं लग रहा, और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गंगा जी को निहार रहे हैं। कुछ दीप लोग छोड़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। कुछ लोग आस्था में बैठे हैं, उसको देख रहे हैं। कोई अपने में मलंग है, उसको देख रहे हैं। आपका किसी से कोई संवाद नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं है। एक और उदाहरण बताता हूँ आपको। वो तो शायद IGNC जाने के बाद हुआ। 80 घाट पे हम लोग सुबह बनारस देखा, और उसके बाद चाय पीते पीते एक व्यक्ति के दर्शन हो गए। वो व्यक्ति ऐसा अवघड़ था, और लग रहा था कि पता नहीं, मतलब भिक्षा मांगने के लिए जो। तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि सुबह सुबह भी लोग भीख मांगते हैं। तो मैंने देखा वो भीख नहीं मांग रहे थे, बैठे थे। मैंने कहा आप चाय पिएंगे? उन्होंने कहा पिला दीजिए। और ऐसी बेफिक्री से कहा कि पिला दीजिए, कि मान लो नहीं पिलाते तो अपनी मतलब बला से, मुझे क्या मतलब है। तो मैंने उसके चाय पिला दी, उनके साथ बैठ गया। ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आप कब से बनारस में हैं? तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि मैंने बड़ा विचित्र सा प्रश्न पूछ लिया कि आप कब से बनारस में हैं। तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो आदमी को लगता है कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं फलां संस्था में हूँ, ये है वो है, ऐसा वैसा। तो उसने कहा कि हाँ अच्छा, संस्कृत वगैरह पढ़े हैं? मैंने कहा बस वही एक काम नहीं किया। तो उसने कहा कि मैं संस्कृत में PhD हूँ, शास्त्र वगैरह पढ़ा हूँ, लेकिन अब सबसे ऊब गया हूँ। फिर उसने बताया कि मैंने फारसी में भी किताबें पढ़ ली, उर्दू में भी किताबें पढ़ ली, लेकिन मैं उससे भी ऊब गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। तो आपको किस गली में कहाँ कौन सा PhD मिल जाए जो आपके गर्भ को ज़मीन में मिला दे, मिट्टी में मिला दे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये बनारस की रिवायत है। और बनारस की मस्ती की बात बताऊं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब वो तो मज़ा सुनने ही लायक है। तंग गलियां हैं। हम इनोवा कार में एक गली में घुसे, तो ड्राइवर से मैंने पूछा कि यार ये गली बड़ी तंग लग रही है, आगे तक पहुंच जाएंगे? तो ड्राइवर ने उससे कहा कि एक लड़का हलवाई की दुकान पे बैठा था। तो ड्राइवर ने उससे पूछा ये गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी? तो उसने कहा हाँ। तो इसने गाड़ी ले गया। जाते जाते वो गली जो है वो तंग होती चली गई। वो इतनी तंग हो गई कि इनोवा का मुंह उसमें घुस गया। ड्राइवर बोला साहब इसके बाद तो जा ही नहीं सकती। मैंने कहा फिर वापस लो। तो अब तंग गली में आप सोचिए पीछे से 50 गाड़ियां और पैं 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 कर रही हैं।
तो कैसे तो भी मतलब मैंने कंडक्टर की भूमिका, वो क्लीनर की भूमिका कर, अरे भाई साहब हटिए, अरे भाई साहब हटिए, अपनी सारी साहबी छोड़ के हम कर रहे थे भाई। अंततः 15-20 मिनट की मशक्क़त के बाद हम उस हलवाई की दुकान तक पहुँचे जहाँ वो लड़का बैठा था। अच्छा, वो मुझे देख के हंस रहा है फजीयत में। मैंने कहा यार तुम अजीब हो, तुमने कहा गाड़ी निकल जाएगी, हमने गाड़ी डाल दी, अब निकल ही नहीं रही। तो बोले आपने कहा था चली जाएगी, तो मैंने कहा चली जाएगी तो बोला था, मैंने कहा वापस आएगी ये कहाँ बोला था। तो ये 10-12 साल का बनारस का बच्चा बनारसी ठाट में जब आपसे बात करता है तो वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। तो ये जो एक बनारस का ठाट बाट है, बनारस की मस्ती है, बनारस की रवानी है, बाकी जो शास्त्र की बातें कहीं, जो सिद्धांत की बातें हैं, जो आर्कियोलॉजी की बातें हैं, जो हिस्ट्री की बातें हैं, वो सब बहुत सारी बातें हो गई। मैं आपको सिर्फ ऐसे अनुभव सुना रहा था जो एक मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति, जिसे शास्त्र से मतलब नहीं, जिसे आर्कियोलॉजी से मतलब नहीं, जिसे हिस्ट्री से मतलब नहीं, जिसे रिश्तेदारों से मतलब नहीं, जिसे दोस्तों से मतलब नहीं, ऐसा भी सामान्य आदमी बनारस को छोड़ नहीं सकता। ये उस शहर की तासीर है। इसीलिए कहा जाता है कि विश्व का प्राचीनतम शहर है, विश्व की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है। लिविंग क्यों कहा जाता है? लिविंग शब्द को भी समझिए। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली लिविंग शहर है कि नहीं, ये आज शाम को भी आप घर जाके अपने आप से प्रश्न पूछिए। 9 बजे बाद आपको लगता है कि ये शहर मुर्दा हो गया। कई बार सुबह भी लगने लगता है कि ये शहर मुर्दा हो गया। जिस बस्ती में मैं रहता हूँ वहाँ तो मुझे लगता है कि ये शहर मुर्दा ही है, जान ही नहीं है। कोई किसी से बात ही नहीं करता, सामने से ऐसे निकल जाता है जैसे मोम का पुतला हो। बनारस का आदमी आपको ज़रूरत नहीं हो तो भी कमेंट कर देता है, और आप बुरा माने अपनी बला से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बनारस में टमाटर की चाट खाने गए और कहा कि साहब टमाटर की चाट कहाँ मिलती है, तो कुछ इधर उधर बड़े होटल में ढूंढने लगे। तो एक भाई से ने कहा, भाई साहब इधर उधर हाइजीन देखते रहिएगा तो चाट नहीं खा पाइएगा। फिर हमको घुसा दिया उन्होंने जहाँ चाट प्राप्त होती थी। वहाँ बामुश्किल हम अपनी कोहनी भी नहीं फैला पा रहे थे, ऐसे ही खाना पड़ रहा था। पर उसने कहा ऐसे ही खाइए तो चाट का मज़ा है। ये काशी चाट भंडार की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के ये है, खासकर बहुत सारे हमारे जो युवा साथी बैठे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बनारस आपको वो सब दे सकता है जो दुनिया का कोई शहर आपको नहीं दे सकता। आप कहेंगे तो मैं घंटों बनारस पे बोल सकता हूँ बिना बनारस का शास्त्र जाने। तो ये जो कविताएं हैं ये उतनी मज़ेदार नहीं हैं जितनी मज़ेदार बातें मैंने आपसे कही, क्योंकि ये कविताएं मेरे अंदर से उपजे हुए भाव हैं। और ये भाव तब उपजे जब मैंने 80 घाट से लेकर और दशाश्वमेध घाट तक नाव में शाम के समय यात्रा की। और ये यात्रा आपको ज़रूर करनी चाहिए, और बिल्कुल यार दोस्तों के साथ नहीं करनी चाहिए, अकेले करनी चाहिए। जो शादीशुदा हैं उन्हें पत्नी वगैरह के साथ, पति वगैरह के साथ बिल्कुल ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि फिर आप उसको नहीं देख पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। सामने वाला कहेगा मुझे देखो, और वो सबसे बड़ा खतरा है। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने ये यात्रा 2-3 बार अकेले की। जब अकेले की तो लगा कि ये जो अनुभव है ये शब्दातीत अनुभव है, स्वर्गीय अनुभव है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए इसे शब्दों में पिरोना बहुत कठिन था, पर मैंने कर दिया। अब आप झेलिए। जीवन के सत्य को उकेरता, निष्ठा और कर्तव्य पथ को आलोकित करता, अपनी दानशीलता और न्यायबोध को स्वयं चुनौती देता, ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर देता है। जलती चिताओं के बीच खड़े चांडाल में कहीं कहीं होते उस महात्मा के दर्शन। राम के नाम से सत्य खोजते जीवन के अंतिम क्षण में लोग। अचानक गायब होती भीड़, सुनसान एकाकी हो जाने की व्यथा, अपने पराये का बोध कराता राख का ढेर। इहलोक के संबंधों का खात्मा कर उस लोक से संबंध जोड़ता हरिश्चंद्र घाट यानी
आत्मा की अनश्वरता का साक्षी है। और ये अनुभव आपको प्रत्यक्ष में होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एक और घाट है जिसकी बहुत सुंदर वास्तु है, लेकिन उसकी कहानी बड़ी दुखदाई है। उसका नाम है चेत सिंह घाट। सांझ की दिया बाती में भी पूरी तरह अंधकार में रहकर अपनी कहानी धीरे धीरे बताने का उपक्रम करता, जय पराजय का इतिहास, सफलता विफलता की कहानी कहता और हमेशा रोशनी को नकारता, अपनी अंधेरी खामोशी में ही विशाल किंतु उदास वास्तु के साथ खड़ा चुपचाप अपने आप को निहारता, चेत सिंह घाट बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। एक सिर्फ मणिकर्णिका घाट चूंकि उल्लेख किया है वो कह के, और फिर एक जनरल एक कविता जो है सारे घाटों को लेके बोल दी। मणिकर्णिका घाट, अब देखिए दोनों घाटों पे शव जलते हैं, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। तो इसलिए एक कवि के लिए शायद ये दोनों में एक जैसा भी लिख सकता है, लेकिन दोनों में एक जैसा क्यों नहीं लिखते? क्योंकि दोनों की अनुभूति अलग है, और वो अनुभूति अलग हुई इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग तरह से व्यक्त किया। 24 घंटे 8 पहर जलती ज्वाला, जो अखंड है, असीम है, अनंत है। पंचतत्व में विलीन होने का ये कैसा सुख, पंचतत्व में विलीन होने का ये कैसा सुख, तमाम कोलाहल के बीच शांत हो जाने का आनंद, शांत, एकदम शांत। इतनी भीड़ के बीच एकाकी, बिल्कुल एकाकी होने का, जहां ब्रह्म से एकाकार होने का उपक्रम अनवरत जारी है। चिताओं की पीली ज्वाला में मणिकर्णिका घाट जीवन के एकमेव सत्य को उघाड़ता, आह्वान करता सा लगता है। तत्वमसि का एक नया अर्थ उकेरा जाता है हर जलने वाले शव के साथ। और मैं अंतिम बस ये बनारस के सारे घाटों को मिला के लिखी थी कविता। बनारस के विस्तीर्ण घाटों पर, बनारस के विस्तीर्ण घाटों पर सुबह की किरणों के साथ जीवन का उजास निखर आता है। अपनी संपूर्ण प्रामाणिकता के साथ आस्था, भक्ति और संकल्प आसन लगाए दिखाई देते हैं। आसपास स्नेह, वात्सल्य और ममता भी अपनी जगह बनाते हैं। अपरिग्रह, निर्वाण और मुक्ति की छाया से दूर अपने सत्व को बचाने की कोशिश करते हैं। वहाँ दूर किसी घाट पर शिव की विस्तृत लीला के परे अपने प्रेम को कोई बांसुरी की तान में तलाशता है। भक्ति रस में जोगन बनी मीरा अपने कान्हा के लिए नृत्य करती नजर आती है। बनारस के घाटों पर ऐसा रोज होता है और समय वहीं थमा रह जाता है।